हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 21, जिसमें जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस हैं और जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः यह क्वेश्चन पेपरों में पूछे ही जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से लघु लोकसभा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस समिति को लघु लोकसभा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया आपसे, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 30। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना कहाँ पर स्थित है? पूछा गया आपसे, सतलज परियोजना कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, खजुराहो के किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है खजुराहो के किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है और जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। तो आपसे पूछा जाए कंदरिया महादेव का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक विद्याधर ने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस लेखक की कृति है चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन है खंडवा, दूसरा ऑप्शन है खरगोन, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन है बड़वानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खंडवा। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म खंडवा जिले में हुआ था और किशोर कुमार की समाधि भी खंडवा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है और यह कार्यालय भोपाल के गोरेगांव में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला सृजनपीठ का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस विश्वविद्यालय से निराला सृजनपीठ का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। निराला सृजनपीठ का संबंध बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जापान की संसद का नाम क्या है? पूछा गया आपसे जापान की संसद का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की राजधानी है टोक्यो तथा टोक्यो में 2021 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पूछा गया आपसे मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अस्थिमज्जा, दूसरा ऑप्शन है मसूड़ा, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय। मधुमेह रोग अर्थात शुगर की जो बीमारी होती है वह
शरीर के अग्नाशय को प्रभावित करती है और मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? पूछा गया आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कानपुर यूपी में स्थित है। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के हनन की जांच करता है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? पूछा गया आपसे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1970, तीसरा ऑप्शन 1934 और चौथा ऑप्शन है सन 2000 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1934 से। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत 1934 से की गई थी और 2020 की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है और यह टीम का पहला खिताब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था और 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयाली कवि अकितम अच्युतन नंबूदरई को दिया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी और ये दोनों ही भाई संगम वंश से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक को अगला प्रश्न है हमारा असम का शोक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है असम का शोक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है दामोदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है तथा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही स्थित है। तो इन दोनों बातों को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियोस की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इन सभी की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत आती है। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो यह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोवा राज्य में। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और सीजे हैं दीपांकर दत्ता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नंद कुमार साई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया था। तो आप इनके वर्तमान अध्यक्ष को याद रखें, यह है नंद कुमार
साई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, किसान सर्वोदय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आपसे पूछा गया है किसान सर्वोदय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो 4 ऑप्शन है और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। किसान सर्वोदय योजना गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पूछा गया आपसे कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन अटल बिहारी बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मनोज कुमार नरवाने। मनोज कुमार नरवाने भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं और इन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। और जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS बने हैं, इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ आपसे पूछा गया था भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, किसकी आत्मकथा का नाम है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोनू सूद। आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, किसकी आत्मकथा है? तो यह भारतीय बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा है। और सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान करीब 25,000 लोगों को अपने घर लौटने में मदद की थी और इसीलिए इनका नाम काफ़ी चर्चित रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, प्रथम तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किन 2 स्टेशनों के बीच प्रथम तेजस एक्सप्रेस चली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली से लखनऊ। प्रथम तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ के बीच चली थी और यह भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन है और इसका संचालन IRCTC के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और प्रश्न है मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शरीर में थर्मोस्टेट का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पूछा गया है शरीर में थर्मोस्टेट का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर में थर्मोस्टेट अर्थात ताप नियंत्रण का कार्य करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कोई किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्वसन। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यदि दिन की बात की जाए तो दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यहाँ आपसे रात के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा श्वसन प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, नीला थोथा क्या है? पूछा गया आपसे नीला थोथा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट या तूतिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डिक्टाफोन। बोले हुए शब्दों को टाइप करने वाला जो यंत्र होता है वह
डिक्टाफोन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा कौन सी है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की मुख्य शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की मुख्य शाखा है जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 हो गई है और इसमें शामिल नया देश अंडोरा है। इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।